हेलो बच्चों आज जो पेपर हुआ है नीट 2024 का, हम लोग उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। बायोलॉजी सेक्शन को उठाते हैं। बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 101 है इसको देखिएगा। लिखा है अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए एंड दीज आर विथ रेस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड्स। बेटा आप लोग जानते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है उसके अंदर प्रोमोटर आता है, स्ट्रक्चरल जीन आता है और टर्मिनेटर आते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन बेटा हो जाएगा थर्ड। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, थर्ड आंसर हो जाएगा बेटा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है बेटा आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया एंड आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। तो बेटा आप जानते हैं कि जो वेलिस्नेरिया होता है और हाइड्रिला होते हैं, ये दोनों के दोनों प्लांट एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर होते हैं और इनका जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के द्वारा होता है, एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा होता है। तो ऐसे में इनके फ्लावर के अंदर कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसमें नेक्टर वगैरह होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स यहाँ पे नहीं पाए जाते। तो ये जो पहला ऑप्शन है कि फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर, ये बात गलत हो जाती है बेटा। दूसरी बात देखो, लिखा कि द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, है ना। तो वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पर इनके जो फ्लावर होते हैं वो पानी के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं और इनका जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के द्वारा होता है या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। इसके बाद लिखा इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है कि जो भी वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो पानी से भीग न जाए, इसके लिए वहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए कोई केमिकल पाया जाएगा, है ना। देखिए इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, है ना। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात देखो, डी लिखिए बेटा पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबल लाइक। आप जानते हैं कि जैसे जूस्टेरा की बात किया था, है ना, जो जूस्टेरा होता है जो कि मराइन सी वाटर में पाए जाते हैं, उनके अंदर जो रिबन लाइक का क्या पाया जाता है, पॉलिन ग्रेन पाया जाता है और वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन होता है और ये रिबन लाइक का होगा और फ्लोट करता हुआ पैसिवली अंदर ही अंदर फ्लोट करता हुआ पिस्टल तक पहुंच पाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है ई वाले में देख लीजिएगा, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 102 में, तो यहाँ पे बी, सी, डी और ई, है ना। तो ये बी, सी, डी और ई ये करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 103 पे देखें। लिखा कि लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप जानते हैं लेसिथिन जो होता है बेटा वो फास्फोलिपिड होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 these are regarded as major cause of biodiversity loss। आप जानते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, है ना। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं बेटा, है ना, जो कि क्या होते हैं, मेन फैक्टर होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। वैसे तो 4 होते हैं और 4 में एक आपको याद होगा जिसमें एलियन स्पीसीज इन्वेजन भी आता है, तो इसमें एलियन स्पीसीज इन्वेजन नहीं लिखा हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन लिखा हुआ है, को एक्सटेंशन लिखा हुआ है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन लिखा हुआ है। ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं। म्यूटेशन और माइग्रेशन ये बड़े फैक्टर नहीं होते बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो यहाँ पे अगर मेजर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन एंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ए, बी एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 104 हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 105। देखिए यहाँ पे लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में लिखा है क्लॉस्ट्रिडियम बोटेलिकम और इसके बाद यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्ट्रेप्टोकॉकस स्पीसीज, है ना। तो यहाँ पे क्लॉस्ट्रिडियम बोटेलिकम जो होता है बेटा, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या ब्यूटारिक एसिड यहाँ से बनता है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको हम लोग यहाँ से इसको बेकर ईस्ट और ब्रेवर ईस्ट कहते हैं। यहाँ से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है।
तो अगर देखा जाए तो क्लास्ट्रीडियम जो होगा इसका ब्यूटाइलिक एसिड यहाँ से बनेगा, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी से इथेनॉल बनेगा। ट्राइकोडर्मा आप जानते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ना, यहाँ से साइक्लोस्पोरिन बनता है बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए, ये आपको याद हो गया। और सैक्रोमाइसिस सेरिविसी यहाँ पे स्टेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम यहाँ से बनता है स्टेप्टोकॉकस से। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ए का थर्ड, बी का बेटा हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड। पर 105 देते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। देखिएगा लिस्ट फर्स्ट में क्लास्ट्रीडियम बोटेलिकम दिया हुआ है। आप जानते हैं क्लास्ट्रीडियम बोटेलिकम जो होता है उससे ब्यूटाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ब्यूटाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बेटा, ब्यूटाइलिक एसिड बनता है। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जिसे आप लोगों ने कहा था बेकर ईस्ट और ब्रेवर ईस्ट, इससे इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम अगर आपको याद आ रहा हो तो साइक्लोस्पोरिन ए का फॉर्मेशन यहाँ से होता है बेटा। और स्टेप्टोकॉकस स्पीसीज जो होता है इससे स्टेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम बनता है। तो इस तरह से अगर मैचिंग देखेंगे तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। बेटा 106 पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे लिखा है राइजोपस, अस्टिलेगो, पक्सिनिया और एग्रीकस। बेटा तो राइजोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, है ना, राइजोपस को बोलते हैं। इसके अलावा अस्टिलेगो, अस्टिलेगो को हम लोग स्मट बोलते हैं ना, स्मट फंगस बोलते हैं। पक्सिनिया अगर आपको याद आ रहा हो तो पक्सिनिया को हम लोग रस्ट फंगस कहते हैं, है ना, और एग्रीकस को हम लोग मशरूम कहते हैं, याद कर लीजिए। इस तरह से मैचिंग देखा जाए तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का सेकेंड हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा बेटा। इसके अलावा अगर हम लोग ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। अगर हम 107 पे चलें बेटा, लिखा कि द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो याद करिए अगर बैक्टीरिया के अंदर लाइकोपेरॉन आप लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे 3 एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ था, बीटा गैलेक्टोसिडेज या गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम था, परमिएज था और ट्रांस एसिटिलेज था। जो परमिएज होता है वो परमिबिलिटी को बढ़ाता है ना, तो लैक्टोज जो मीडियम में प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करेगा परमिएज की प्रेजेंस में, तो परमिएज जो होता है परमिबिलिटी को बढ़ाएगा, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। 108 क्वेश्चन में देखा जाए तो लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, आपको याद होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये IUCN ही डाटा रिलीज करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज की। आइए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 109 लिखा है यहाँ पे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। तो अगर आप लोगों को याद हो केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, तो इसमें क्या होता था बेटा, केल्विन साइकिल में अगर आपको याद आ रहा हो तो वहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 3 ATP और 2 NADH2 का फॉर्मेशन का यूज़ हो रहा था। कुल मिलाकर के साइकिल 6 बार चल रही थी, तो 18 ATP और 12 NADPH यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा कि ATP 3 लगेगी एक बार में और NADH2 जो होगा वो 2 लगेगा, तो 3 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल NADH, इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 110 अगर देखा जाए, इसमें लिखा है कि द इक्वेशन ऑफ वर्लिस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dN/dt इक्वल टू Rn K - N/K। फ्रॉम दिस इक्वेशन K इंडिकेट्स, तो याद करिए K जो होता है वो कैरिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है, और कैरिंग कैपेसिटी आप जानते हैं किसी भी हैबिटेट की वो मैक्सिमम क्षमता जिसके द्वारा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का भरण पोषण कर पाता है, उसी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, K कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सवाल का आंसर सेकेंड हो जाएगा। लिखा है बुली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, तो अगर याद आ रहा हो बेटा आपको, बुली फॉर्म सेल्स जो होती हैं जो ग्रास होती है उसके लीफ के ऊपर पाई जाती हैं एपिडर्मिस में, और ये मॉडिफाइड सेल्स होती हैं जो कि वाटर को होल्ड करती हैं। जब कभी वाटर स्ट्रेस होता है तो ये क्या करती हैं, लीफ को कर्ल कराती हैं इनवर्ड। तो ये लिखा है कि बुली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लिप्स इन मोनोकॉट्स। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब 112 की बात करें, 112 नंबर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो फंगस के क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या थी, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है बेटा, क्योंकि जितनी भी फंगस होती है सारी के सारे क्या होती हैं, है ना, हेट्रोट्रॉपिक होती हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फंगस के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं था। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये बात मेंशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके अकॉर्डिंग फंगस को हम लोग क्लासीफाई नहीं किए। अगला सवाल 113 नंबर का सवाल बेटा देख लीजिएगा। ट्रॉपिकल रीजन सो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज, देख लीजिएगा बेटा, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification। बिल्कुल सही बात लिखी गई है, ए वाली बात सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल, मोर सीजनल नहीं होता बेटा, लेस सीजनल होता है ना। तो ट्रॉपिकल जो होता है वो लेस सीजनल होता है, ये बात जो हो गई गलत हो गई। इसके बाद सी लिखा है मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। बिल्कुल सही बात है कि ट्रॉपिकल रीजन में सोलर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रमोट्स नीके स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा लिखा था इन्होंने कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आप समझ गए, इसमें केवल बी वाला जो ऑप्शन था बेटा वो गलत था, ये स्टेटमेंट गलत था, बाकी सारे ऑप्शन जो स्टेटमेंट थे वो सही थे, ए सी डी एंड ई। तो ए सी डी एंड ई जो है वो क्या है, सही स्टेटमेंट है, बाकी सारे जो स्टेटमेंट थे वो क्या थे, रॉन्ग थे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 114, लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। बेटा एक्टिनोमॉर्फिक तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपने देखा था मॉर्फोलॉजी में। यहाँ पे धतूरा जो होता है वह एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल है। धतूरा था, चिली था, है ना, ये जो था एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल था। पी बीन कैसिया एंड गुलमोहर ये जो था वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल था। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक की बात की, धतूरा इसका आंसर सही हो जाएगा। 115 नंबर के सवाल की बात करते हैं बेटा, लिखा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स करोला एंड एंड्रोशियम विथ रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर ए एंड बी। ए और बी जो फिगर है बेटा आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है, और ये दोनों के दोनों फिगर जो है वो पेरीगाइनस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेरीगाइनस फ्लावर, ये इसका आंसर हो जाएगा पेरीगाइनस और पेरीगाइनस फ्लावर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे देख लीजिए, लिस्ट फर्स्ट में न्यूक्लियोलस लिखा है, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट एंड गोल्जी अपरेटस। तो अगर न्यूक्लियोलस को देखा जाए तो न्यूक्लियोलस क्या करता है बेटा, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल जो होता है बेटा, अगर आपको याद आ रहा हो तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्ट व्हील शेप का होता है। ल्यूकोप्लास्ट, आप जानते हैं कि प्लास्टिड कुल 3 तरह के थे, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है ना, और इसका ये 3 तरह के होते हैं। मेनली इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, है ना, स्टोर करना। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होगा वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। गोल्जी अपरेटस तो ग्लाइकोलिपिड बनाने के काम आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 116 का, तो ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। जब हम लोग 117 की बात करेंगे बेटा देख लीजिएगा, विच इज द फेट ऑफ व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन्स ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। बताया था बेटा हमने आपसे कि क्या होता है जब किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम लोग किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बताया था कि इसका जो फेट होता है दोनों तरह का हो सकता है। अगर ये एलियन डीएनए अपने आप को होस्ट के डीएनए का पार्ट बना ले गया तब तो उसका रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जब प्रोजेनी सेल बनेंगी तो उस प्रोजेनी सेल के अंदर ये ट्रांसफर होगा। अदरवाइज इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन ये लिख रहा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। अपने आप ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता,
जो एलियन डीएनए होगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा जब तक वो अपने आप को होस्ट के डीएनए का पार्ट नहीं बना लेगा। तो ये बात तो गलत हो गई। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, बिल्कुल बात सही है। जो एलियन डीएनए होगा जब होस्ट के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट होगा उसके बाद ही वो उसका फेट जो होगा वो ठीक होगा, इसके बाद ही वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, ये बात भी सही है। इसके बाद लिखा था एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, बेटा बात सही है। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ये नहीं होगा है ना, तो फिर इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बात सही नहीं है। इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी एंड सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। हिंद सेकेंड ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 बेस पेयर होता है बेटा। हम बताएं हिंद सेकेंड जो है वो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे डिस्कवर किया गया था, है ना। और ये जो होता है इस पे डीएनए को 6 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस से कट करता है, और ये होता है कौन सा, GTCG-AC। और हमेशा ये क्या करता है, C और G के बीच से डीएनए को कट करता है, C और G के बीच से डीएनए का ब्लंट इंड बनाता है। तो जनरली ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं होता, यानी कि लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ब्लंट इंड बनाता है। GTCG-AC ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है बेटा। तो 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जहाँ से ये हिंद सेकेंड जो होता है वो डीएनए को कट करता है। तो यहाँ पे 6 बेस पेयर इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 119। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज जिंक। बेटा डायरेक्ट लाइन से सवाल पूछा हुआ है, तो जिंक जो होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का क्या होता है, कोफैक्टर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। 120 नंबर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है और इसमें लाइट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, या यूँ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट प्रोडक्ट चाहिए होता है। क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है बेटा आप जानते हैं या तो एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा या तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेगा, तो लाइट रिएक्शन में इसका यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। ATP और NADPH2 जो होता है बेटा ये दोनों के दोनों लाइट प्रोडक्ट कहलाते हैं, है ना। तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होगा, ATP का यूज़ होगा और NADPH का यूज़ होगा। तो C, D एंड E इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आप समझ गए कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें लाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि लाइट रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लाइट जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। आइए अब आगे चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 121 है ना, क्वेश्चन नंबर 121। आइए बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called। बेटा जानते हैं ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट कंजर्वेशन अगर हम करते हैं तो इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, और ऑफ साइट करते हैं जहाँ नेचुरल हैबिटेट से हटा करके ऑर्गेनिज्म को किसी मैनमेड इकोसिस्टम में लेके जाते हैं। स्पेशल केयर में अगर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इक सीटू कंजर्वेशन। इक सीटू को बोलते हैं ऑफ साइट और इन सीटू को बोलते हैं ऑन साइट, है ना। तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इक सीटू कंजर्वेशन। ऑप्शन में यहाँ पे इक सीटू कंजर्वेशन नहीं है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में दोनों ही आ जाता है ना, इन सीटू भी आता है और इक सीटू भी आता है। तो यहाँ पे बेटर आंसर जो बन जाएगा बेटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सीटू कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये दोनों चीज़ आती हैं, इन सीटू भी आता है और इक सीटू भी आता है ना। तो इक सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, और इक सीटू कंजर्वेशन इज द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसका बेटर आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 122 मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिखा है 2 or more अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। बेटा इसको हम लोग एलील बोलते हैं। एक ही जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, इनको हम लोग एलील्स कहते हैं, है ना। ए का थर्ड हो जाएगा। यह क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बी का फोर्थ हो जाएगा।
क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, आउट क्रॉस या बैक क्रॉस कहते हैं बेटा, बैक क्रॉस कहेंगे। आप जानते हैं कि F1 इंडिविजुअल की क्रॉस अगर हम आइदर ऑफ द पेरेंट से कराते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से कराते हैं तो इसे हम लोग आउट क्रॉस, और होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं तो इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट इन प्लांट्स, इसे प्लॉइडी बोलते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा सेकेंड। तो 122 का सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 123 में चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर आप जानते हैं कि जब डाइकॉट के अंदर देखते हैं तो जो कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है ना, वो प्योरली सेकेंडरी नेचर का होगा, बाद में डेवलप होती है कॉर्क कैम्बियम। और वहाँ पे जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि डिफ्रेंशिएट हो चुकी होती हैं, मैच्योर हो चुकी होती हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो फिर से क्या करती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होती हैं। तो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। जब कोई मैच्योर सेल, परमानेंट सेल्स फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो 123 का आंसर सेकंड हो जाएगा। 124 स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। आप जानते हैं काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होता है मेटाफेज में, तो 124 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए अब बात करेंगे 125 नंबर का सवाल। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर। In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? तो जब कभी किसी डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता करना होता है तो हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। और टेस्ट क्रॉस कराने का मतलब होता है किसी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट की क्रॉस हम लोग रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, है ना। और रिसेसिव पेरेंट वो होगा जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा। तो ऐसी केस में हम जो क्रॉस कराएंगे बेटा वो स्मॉल बी के साथ कराएंगे, जिसका जीनोटाइप स्मॉल बी होगा। जो रिसेसिव फिनोटाइप शो करेगा उसके साथ हम क्रॉस कराएंगे, हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे एक्चुअली। तो 125 नंबर का जो सवाल होता है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे लिखा है कि अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ अ रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट। तो अब देखिए स्नैपड्रैगन की अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें जिसको डॉग फ्लावर भी आप लोग कहते थे, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे देखने को मिलता है फ्लावर कलर में। तो अगर किसी रेड फ्लावर वाले प्लांट की क्रॉस अगर वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ कराई जाती है तो जो F1 प्रोजेनी बनती है जिसमें कि हाइब्रिड कंडीशन बनती है तो वहाँ पे पिंक प्लांट बनता है। जैसे हमने कहा कि अगर रेड वाले प्लांट की क्रॉस वाइट वाले से कराई जाए, वाइट फ्लावर से कराई जाए, रेड का जीनोटाइप कैपिटल आर होगा, इसका स्मॉल आर और स्मॉल आर होगा। जब यहाँ पे F1 बनेगा बेटा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये पिंक बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं जब पिंक प्लांट की क्रॉस हम लोग किससे कराते हैं, रेड वाले से कराते हैं, कैपिटल आर वाले से कराते हैं। तो ऐसी केस में क्या होगा, ऐसी केस में यहाँ पे कैपिटल आर भी बनेगा और कैपिटल आर स्मॉल आर भी बनेगा, यानी कि यहाँ पे रेड फ्लावर भी बनेगा और यहाँ पे पिंक फ्लावर भी बनेगा। तो अगर ऑप्शन आप चेक करेंगे तो दोनों तरह के फ्लावर बनेंगे, रेड फ्लावर भी बनेगा और इसके अलावा पिंक फ्लावर का फॉर्मेशन भी होगा। तो 126 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए 127 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा कि इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। बिल्कुल एग्जांपल आपकी किताब से दिया हुआ बेटा। तो यहाँ पे सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम होता है ना, अगर ये मेलोनिक एसिड के द्वारा अगर क्या किया जाए, है ना, इसका इनहिबिशन किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो एक्टिव साइट्स होता है एंजाइम को उसको फुलफिल करने के लिए जो सबस्ट्रेट होते हैं उसी का जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है जब वो फुलफिल करता है, कंपटीशन करता है एक्टिव साइट को फुलफिल करने के लिए, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। आगे 128 नंबर का सवाल है, देखिएगा। लिखा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। लिखा है कि बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाई अ जीन CRY1AC। बिल्कुल सही बात लिखी है। बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, CRY1AC। ऐसे कई जीन होते हैं ना, क्राई जीन जिसे हम लोग कहते हैं, कई जीन होते हैं जो कि अलग अलग तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और वो जो प्रोटीन बनता है वो स्पेसिफिक होता है किसी इंसेक्ट ग्रुप के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis, however after ingestion by the insect
द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म्स ड्यू टू एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच नहीं होता बेटा, एल्कलाइन पीएच होता है। तो यहाँ पे ये बात जो है वो गलत हो गई, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बेटा यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है बेटा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये स्टोमेटल एपरेटस दिखाया गया है। और जो स्टोमेटल एपरेटस होता है उसके अंदर तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ पे पोर पाया जाता है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सेल्स होती है, मेजोफिल सेल्स जिसको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं ना, ये सब्सिडरी सेल्स पाई जाती है। और यहाँ पे गार्ड सेल पाई जाती है। और गार्ड सेल जो होता है यही इसी के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग, इसकी जब टर्जिडिटी के कारण से इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, है ना। स्टोमेटा क्लोज तब होता है जब गार्ड सेल फ्लैसिड होती है और स्टोमेटा ओपन तब होता है जब गार्ड सेल टर्जिड होती है ना। तो यहाँ पे इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है देखा जाए तो गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है, जो स्टोमेटल पोर की तरफ होती है वो थिक होती है और बाहर की तरफ जो होती है वो थिन होती है, जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प मिलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया बेटा, जिसको आप लोग सी कह रहे हैं, ये देखिए ये गार्ड सेल को दिखाया गया है ना। तो गार्ड सेल जो होती है इसका इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है और बाहरी वॉल जो होती है वो थिन होती है। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो 129 फिगर बेस्ड सवाल था, आपकी एनसीईआरटी से ही सवाल दिया हुआ है। इसके बाद 130 लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेटा मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें, लिखा कि आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। डोमिनेंस की बात करें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक कैरेक्टर अपीयर होता है और दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो अपीयर नहीं होता। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हाइब्रिड कंडीशन है, तो एक कैरेक्टर या एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो कुछ मामले में ये बात बिल्कुल तो सही लग रही है। दूसरे पे आते हैं, एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर्स एज सच इन F2 जनरेशन। कह रहे हैं कि एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन। बेटा एक्सप्रेशन तो स्लोक शो करता है, F1 में भी एक्सप्रेशन शो होता है। F1 में कोई एक एक्सप्रेस करता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करता। तो अगर ये लिखा कि डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो ये बी वाली बात जो है वो सही नहीं है। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स, बिल्कुल सही बात लिखी है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये बात भी बिल्कुल सही है, मेंडल साहब ने यही बात बोली थी। ई की बात करते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इसमें लिखा है द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्लास का जो F1 होता है वहाँ पे केवल एक ही कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, अपीयर होता है, दूसरा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता। तो ये भी बात थोड़ी सही है ना। तो यहाँ पे B को छोड़ के बाकी सब सही हैं, A, C, D एंड E, A, C, D एंड E, A, C, D एंड E वाली। तो 130 नंबर का जो सवाल उसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए बात करेंगे 131, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज लिखा है डिस्टेंट टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। अगर इस फिगर को आप देखिए बेटा, इस फिगर में यहाँ पे जो B है वो प्लिम्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो C होता है वो रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो C जो होगा एक्चुअली में यही रूट सिस्टम को डेवलप करेगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। आगे आते हैं, लिखा कि ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज काज्ड टू ग्रास as auxin promotes abscission of mature leaves only, does not affect mature monocotyledonous plants, can help in cell division in grasses, promotes apical dominancy। एक्चुअली इन्होंने बोला है कि हम लोग वीड फ्री लॉन बनाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सिन का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो ऑक्सिन होता है वो जो हमारा क्रॉप प्लांट है या जो हमारा प्लांट होता है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, जो वीड्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट को
और जो वीड्स होंगी उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। ये बात आपकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, आप समझते हैं। 133 नंबर का जो सवाल है बेटा, इसको देखते हैं एक बार। लिखा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। देख लीजिए, है ना। लिखा है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज, अगर आप मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पढ़ते हैं, उसकी जो पहली सब फेज होती है उसे बोलते हैं लेप्टोटीन। और लेप्टोटीन जो होती है वो अर्ली प्रोफेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखा जाए, है ना, लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो कंडेंसेशन दिखाई पड़ेगा और हमको क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगता है लेप्टोटीन सब फेज में। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है ना। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन होने लगता है, इसीलिए कैजमेटा विजिबल होता है डिप्लोटीन सब फेज में, है ना। तो ये बात भी सही हो जाती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकेंड भी क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा बेटा। तो 133 का फोर्थ। इसके बाद 134, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, टोटीपोटेंसी क्या होता है, अगर किसी सेल या एक्स प्लांट की सहायता से होल प्लांट को हम डीजनरेट कराएं या रीजनरेट कराएं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। बिल्कुल सही है। तो 134 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। लिखा आगे बेटा 135 में, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। लिखा स्टेटमेंट फर्स्ट, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। बेटा आप जानते हैं पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड होता है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो गलत हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट सेकेंड की, जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है और स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो ट्रू है। तो सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा बेटा। 135। अब इसके बाद बेटा बात करेंगे 136 की, है ना। तो 136, विनय, आइए बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 136। बेटा आप लिखा है कि स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। आप जानते हैं बेटा शुगर केन प्लांट की यील्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग जिबरलिन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करता है, जिससे जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। 20 टन पर एकड़ आपको याद होगा, ये जिबरलिन के छिड़काव से बढ़ जाता है। आगे बात आते हैं बेटा 137 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। लिखा कि इन C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन बाइंड्स टू रूबिस्को हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम C3 प्लांट में देखें तो यहाँ पे फोटो रिस्पिरेशन होता है, जिसके कारण से C3 प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक यील्ड होती है वो घट जाती है। एक्चुअली में रूबिस्को नाम का जो एंजाइम होता है वो डुअल रोल प्ले करता है। इसमें कार्बोक्सिलेशन भी होता है और, है ना, ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। तो जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन घटता है तो ऐसी केस में जो रूबिस्को है वो ऑक्सीजन को ऐड करने लगती है, और ऑक्सीजन को ऐड करती है तो फोटो रिस्पायरेशन होने लगता है और फोटोसिंथेटिक यील्ड घट जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकेंड की बात करें, इन C4 प्लांट्स मीजोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रिस्पायरेशन वाइल बंडल शीथ सेल्स डू नॉट शो फोटो रिस्पायरेशन। बेटा अगर आपको याद आ रहा हो C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स के अंदर जो एंजाइम होता है वो पेप्केज होता है, पेप कार्बोक्सिलेज कहते हैं। तो जो पेप्केज नाम का एंजाइम होता है वो केवल कार्बोक्सिलेशन कराता है, जबकि जो बंडल शीथ सेल होती है वहाँ पे रूबिस्को नाम का एंजाइम होता है, और रूबिस्को नाम का जो एंजाइम होता है उसका डुअल रोल होता है, वो कार्बोक्सिलेशन भी कराता है और ऑक्सीजनेशन भी कराता है। तो ऐसे केस में अगर मेजोफिल सेल्स की बात करें तो मेजोफिल सेल्स में केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वही ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि जो पेप्केज नाम का एंजाइम है वो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो ये बात जो है वो गलत हो जाती है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि फोटो रिस्पायरेशन लिटिल होता है मेजोफिल सेल्स में, ये बात सही नहीं है, है ना।
बंडल शीथ सेल में थोड़ा बहुत हो सकता है फोटो रेस्पिरेशन, पर ये निग्लेजिबल होता है, जबकि मेसोफिल सेल्स में केवल और केवल क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होता है। तो स्टेटमेंट सेकेंड जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो फॉल्स है, इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं बेटा। लिखा कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे ग्लूट की बात कर रहा है, तो अगर आप देखें तो जो ग्लूट होता है बेटा ये इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। इंसुलिन जो होता है बेटा वो क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है या घटा करके उसको मेंटेन करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम ट्रिप्सिन होती है। कोलेजन जो होता है बेटा आप जानते हैं ग्राउंड सबस्टेंस कहलाएगा, है ना। अगर आप लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो वहाँ पे सॉलिड सबस्टेंस में सेल्स आती हैं और उसके अलावा फाइबर्स आते हैं। फाइबर्स में 3 तरह के फाइबर आएंगे, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। ये जो कोलेजन होता है अगर आपको आता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस में आता है, तो अगर मैचिंग कराएंगे तो फर्स्ट का ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का थर्ड हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। देखा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी। हम फियोफाइसी की बात करते हैं। देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। ये बात बिल्कुल सही है, फियोफाइसी में बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स जो होते हैं उसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली, ये बात सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। तो बेटा oogamous ओनली नहीं होता बल्कि आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और oogamous तीनों ही तरीके से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बात जो लिखा है बेटा वो गलत हो जाती है, ओनली जो शब्द है वो गलत कर देता है। इसके बाद सी स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज आइदर मैनिटॉल और लैमिनेरिन, ये बात भी बिल्कुल सही है। द मेजर पिगमेंट्स फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटिनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स, बिल्कुल बात सही है। वेजिटेटिव सेल्स have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin, ये बात भी सही है। तो A सही है, C सही है, D सही है और E सही है, A, C, D और E। तो इसका 139 का सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। आइए बात करेंगे 140। लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। बेटा रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है और मेन एंजाइम जो होती है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होती है। और जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है जो नया डीएनए बनाता है वो हमेशा 5' to 3' यानी 5' से लेकर से 3' की तरफ बनता है। तो जो टेम्पलेट होता है वो 3' से 5' होगा, लेकिन जो नया स्टैंड बनेगा वो 5' to 3' होगा, है ना। देखो यहाँ पे देखते हैं द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 5' to 3'। बेटा बात बिल्कुल सही है कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होती है, चाहे वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो, जब भी कोई नया स्टैंड बनेगा तो हमेशा 5' to 3' बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम आरएनए पॉलीमरेज की बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये बात है तो सही, लेकिन हम लोग रेप्लिकेशन की जब बात करेंगे तो हमको आरएनए पॉलीमरेज नहीं चाहिए बल्कि डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। आगे देखिए द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3' to 5'। ये बात गलत हो जाती है बेटा, केवल और केवल 5' to 3' पे ही क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन करता है। तीसरी बात लिखा है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, तो ये बात गलत हो जाती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 140 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 141 की बात करते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किस स्टेप पे ऑक्सीडेशन नहीं होता? देखो यहाँ पे लिखा है सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, सक्सेनिल कोएंजाइम में से सक्सेनिक एसिड बनता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है। बेटा सक्सेनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। सक्सेनिल कोएंजाइम में सक्सेनिक एसिड बनेगा तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो मैलिक एसिड जब ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है ना, वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन जब आइसोसिट्रिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है लेकिन वो
ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है ना, वहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन नहीं होता, FAD या NAD का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे ये रिडक्टिव प्रोसेस हो जाएगा या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस नहीं होगा। इसका सही आंसर जो है थर्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के 141 जो सवाल है इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 142 की, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे देख लीजिए कुछ साइंटिस्टों के नाम लिखे हुए हैं, इधर इनके काम के बारे में बताया गया है। तो रॉबर्ट मे, अगर आपको याद आ रहा हो तो रॉबर्ट मे ने है ना ये बताया था कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया की वो लगभग 7 मिलियन के आसपास है ना। तो ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो अबाउट 7 मिलियन है, इस बात बताया था रॉबर्ट मे ने। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट की बात करें बेटा तो इन्होंने एरिया या स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था है ना। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के ऊपर काम किया था और इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था और ग्राफ भी बना के दिखाया था। पॉल ईयरलिच, अगर इसकी बात आप करें तो इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो। इकोसिस्टम को इन्होंने किसी एरोप्लेन के साथ कंपेयर किया था और जो रिवेट होते हैं जो कि एरोप्लेन के पार्ट को जोड़ने में इस्तेमाल होते हैं उसको स्पीसीज की तरह लिया था और बताया था कि जब जो एरोप्लेन होता है जब शुरुआत में अगर उसमें से रिवेट निकाले जाते हैं तो उसकी फ्लाइट सेफ्टी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन जैसे जैसे पैसेंजर अपने साथ रिवेट को लेके चले जाते हैं धीरे धीरे वो वीक हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरह से एनालॉजी लिया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। डेविड टिलमैन की बात करें तो इन्होंने आउटडोर प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे है ना। ये इसका हो जाएगा लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लांट्स। तो सही आंसर जो हो जाएगा बेटा 142 का, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ और डी का सेकंड हो जाएगा। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 143, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस अबाउट द गिवन फिगर। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो ये फिगर तो यहाँ पे बेटा लिखा कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमन विथ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, क्लिस्टोगैमस फ्लावर शोइंग ऑटोगैमी, compact inflorescence showing complete autogamy, wind pollinated plants inflorescence showing flowers with well exposed stamen। यही बात बिल्कुल सही है। हमने कहा था कि अगर पॉलिनेशन विंड के द्वारा होना होता है तो जो एंथर होता है उसके अंदर या स्टेमन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। जैसे स्टेमन जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए बेटा, आपको याद होगा वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होने चाहिए। जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो नॉन स्टिकी होना चाहिए है ना, लाइट वेट का होना चाहिए और स्टिग्मा जो होनी चाहिए वो फेदरी होनी चाहिए। ये जो फिगर है वो दिखा रहा है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उसका स्टेमन कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस फिगर के अंदर। इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो 143 क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 144, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। बेटा ये जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके अंदर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इतनी है और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वही कंज्यूमर को मिलती है। यानी कि जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है का ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम लोग हर्बीवोर्स भी कह देते हैं स्पेशली, तो वो इसी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ही यूज़ करता है और अपने अंदर कुछ ना कुछ सेकेंडरी प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे सवाल लिखा है व्हाट वुड बी द ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। तो बेटा यहाँ पे रॉबर्ट, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ लिंडेनमैन 10% लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। हर ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होती है केवल 10% ही ट्रांसफ़र होती है अगले ट्रॉपिक लेवल में या हायर ट्रॉपिक लेवल में। तो अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी 100 है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में 10x एनर्जी हो जाएगी और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में केवल x हो जाएगी है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। 10% लॉ यहाँ पे फॉलो होता है, 10% लॉ ऑफ लिंडेनमैन भी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में बेटा लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में रोज, पी, कॉटन और मैंगो। यहाँ पे लिस्ट सेकंड में बेटा एस्टिवेशन के बारे में बात किया, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देख लीजिएगा। तो जो रोज होता है प्लम पीच रोज, ये एग्जाम्पल था पेरीगाइनस फ्लावर का है ना। तो रोज यानी कि ए जो होगा वो सेकंड के साथ मैच करेगा। पी जो होता है इसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, आप देख लीजिएगा। कॉटन जो होता है बेटा इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड। और मैंगो का जो फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है, देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही मैच होगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 146 नंबर का सवाल देख लीजिए।
लिखा है बेटा मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, टाइप ऑफ स्टेमन दिया हुआ है और एग्जांपल दिया हुआ है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और ट्राइडेल्फस या पॉलीडेल्फस कंडीशन और एपीफिलस कंडीशन। आप जानते हैं एपीफिलस कंडीशन तो लिली में होता है। मोनोएडेल्फस कंडीशन बेटा चाइना रोज में है। डाइडेल्फस कंडीशन जो होता है अगर आपको याद आ रहा हो तो ये पी के अंदर देखने को मिलता है, और पॉलीएडेल्फस कंडीशन जो होता है वो कहाँ होता है, सिट्रस प्लांट में देखने को मिलता है। तो सही आंसर जो देखने को मिल रहा है वो आ रहा है ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। 146 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आइए 147 नंबर के सवाल की बात करते हैं। आइए बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशंस इन्वॉल्विंग टू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। बेटा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो सेल लेते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर वाले और उनके सेल वॉल को डिजॉल्व करा करके प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। प्रोटोप्लास्ट उस प्लांट सेल को कहते हैं जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, और दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। लिखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशंस इन्वॉल्व टू वैरायटीज ऑफ प्लांट। तो सोमैटिक एम्ब्रियो, प्रोटोप्लास्ट, पॉलेंस और कैलस। तो हम लोग प्रोटोप्लास्ट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है, ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल ना हो, केवल सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो, उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। दो अलग अलग सेल होंगी, प्रोटोप्लास्ट जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसको फ्यूज करा करके डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं या हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं और उसी को हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो 147 नंबर का सवाल का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला 148, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में लिखा है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। आप जानते हैं ग्रिफिथ ने क्या किया था, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया था, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया था, तो ए का फर्स्ट थर्ड हो जाएगा। जैकब और मोनेड की बात करें बेटा तो इन्होंने लैक ओपेरॉन दिया था, है ना, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। हरगोविंद खुराना की बात अगर करें तो इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। जेनेटिक कोड जॉर्ज गैमो ने दिया था, लेकिन यहाँ पे हरगोविंद खुराना, है ना, इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। खुराना साहब ने एक्चुअली में इस पर बहुत काम किया है। मिसेल्सन और स्टाल की बात करें तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में बताया था, है ना। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना, तो 148 का जो मैचिंग हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। 149 नंबर का सवाल जो है बेटा देख लीजिए, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। तो जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, और प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है और नॉन रिपीटेटिव होता है। तो डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, नॉन रिपीटेटिव, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो डीएनए होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट का या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का, वो प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा और वो सर्कुलर भी होगा और डबल स्टैंडर्ड भी होगा। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। लीनियर नहीं होगा, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा और नॉन रिपीटेटिव टाइप का होता है। तो 149 नंबर के सवाल का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 150 नंबर का सवाल बॉटनी का, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। अब यहाँ पे देखिएगा सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर ये देखा जाए कि सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है, आप जानते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस जो होती है बेटा वो साइटोप्लाज्म में होती है और कॉमन होती है ना। एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रिस्पायरेशन के लिए ये कॉमन रहती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलेगा। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अगर आपको याद आ रहा हो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके और यहाँ पे जो स्ट्रोमा होता है, मैट्रिक्स होता है, इसके बीच में यहाँ पे ग्रेडियंट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होता है और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन कम होता है। तो ये कहानी होती है। तो सही मैच जो हो जाएगा 150 का क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 150 नंबर का सवाल हो गया। आइए बच्चों बात करते हैं जूलॉजी सेक्शन की और सेक्शन ए की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151। आइए देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो बेटा आप जानते हैं ट्रेडिशनल या जो नेचुरल मेथड होता है उसमें क्या आते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आता है, लैक्टेशनल एमनेरिया आता है, क्वाइटस इंटरप्टस आता है ना। बोल्स जो होता है बेटा ये वेरियर वाले मेथड्स में आते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 152,
लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड। कॉमन कोल्ड अगर आप देखा जाए तो ये राइनो वायरसेस के द्वारा होता है। हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। विडाल टेस्ट, आपको अगर याद आ रहा हो कि विडाल टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं, है ना। और इसके अलावा एलर्जी की बात करें तो डस्ट और माइट से एलर्जी हो सकती है। तो जो सही मैच होता है वो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ हो जाता है। तो 152 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। आइए बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, ये बात बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल नहीं होता बेटा, लार्ज स्केल होता है, तो ये बात समझ में आती है, ये बात गलत है। तो कौन सा इनकरेक्ट पूछा था, तो यही सेकेंड ऑप्शन जो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 154 की बात करते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और यहाँ पे SLE सिस्टमिक ल्यूपिस एरिथ्रोमेटस, ये देख लीजिए, ये जो तीनों बीमारियाँ होती हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। आप जानते हैं ये वो बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें अपना इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी किसी पार्ट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, एंटीबॉडी बना लेता है उसके खिलाफ। गाउट और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये क्या होती हैं, है ना, ये तीनों बीमारियाँ जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आती हैं। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा A, B एंड E ओनली। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 155। बेटा लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। डाउन सिंड्रोम, आप जानते हैं 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर ट्राइसोमी होती है, 21st क्रोमोसोम के ऊपर ट्राइसोमी हो जाती है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है बेटा वो 16th नंबर के क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। बीटा थैलेसीमिया 11th नंबर के डिसऑर्डर होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। क्लाइन फिल्टर्स जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है XXY यानी कि X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A का थर्ड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट और D का सेकेंड। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। आइए 156 नंबर के सवाल को देखते हैं। नॉन मेडिकेटेड, इसमें लिपिस लूप आते हैं बेटा, नॉन मेडिकेटेड में लिपिस लूप आता है, नॉन मेडिकेटेड, है ना। इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग में क्या आता है ना, कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, मल्टी लोड 375 ये आता है कॉपर रिलीजिंग में। हार्मोन रिलीजिंग में आता है LNG20 और प्रोस्टासर्ट्स। और इसके अलावा इम्प्लांट्स जो होते हैं इसमें प्रोस्टोजेंस पाए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर आंसर देखेंगे तो 156 नंबर के सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। A का थर्ड, B का सेकेंड, C का फोर्थ और D का सेकेंड। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 157। लिखा कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे देखिए प्लूरोब्रांकिया, है ना, प्लूरोब्रांकिया टिनोफोरा के मेंबर होते हैं। रेड्यूला बेटा आप जानते हैं मोलस्का के अंदर रेस्पिंग आर्गन पाया जाता है। स्टोमोकार्ड जो होता है वो हेमिकार्डेटा के अंदर पाया जाता है, नोटोकार्ड की तरह का ही कोई स्ट्रक्चर होता है। ट्रू नोटोकार्ड नहीं पाई जाती, वहाँ पे स्टोमोकार्ड पाया जाता है। और एयर ब्लैडर जो होता है बेटा वो पाया जाता है कहाँ पे, ऑस्टिक थाइस, है ना, वहाँ पे पाया जाता है ऑस्टिक थाइस के अंदर, बोनी फिशेस के अंदर। तो कुल मिला करके यहाँ पे देख लीजिएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो A का सेकेंड, B का फर्स्ट, C का फोर्थ और D का थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 158। लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन, है ना, और हीमोग्लोबिन इनका एसोसिएशन होना होता है। और एसोसिएशन के लिए जो कंडीशन होती है बेटा आपको याद होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, यानी pH ज़्यादा होना चाहिए और बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ऐसी केस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को के फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होना चाहिए और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग कोकीन की बात करें तो जो कोकीन होता है बेटा वो इरिथ्रोजाइलम कोका नाम का प्लांट होता है, उससे प्राप्त करते हैं। तो A का थर्ड हो जाएगा मैचिंग में। हीरोइन जानते हैं आप लोग, है ना, पेपेवर सोमनीफेरम याद होगा आपको, पॉपी प्लांट्स, उससे प्राप्त करते हैं। मॉर्फिन जो होता है बेटा वो सिडेटिव की तरह काम करते हैं, ये पेन किलर की तरह काम करते हैं। और मेरुजियाना हसिस चरस ये जो होता है कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होता है ना। तो
अगर 159 नंबर का सवाल उसकी करेक्ट मैचिंग देखा जाए तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड हो जाएगा। थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। 160 नंबर का सवाल देखिए, फिर से मैचिंग वाला सवाल है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच कराना है। देखो लिखा है यहाँ पे सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिखा है डाइकाइनेसिस। अगर आपको याद आ रहा हो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, कैजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। सबसे लास्ट फेज होती है प्रोफेज की, प्रोफेज फर्स्ट की सबसे लास्ट फेज होती है डाइकाइनेसिस और इसमें टर्मिनलाइजेशन होता है कैजमेटा का। पैकिटीन की बात करें तो पैकिटीन में क्या होता है, अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है पैकिटीन में, है ना, क्रॉसिंग ओवर। जाइगोटीन की बात करें तो जाइगोटीन के अंदर बेटा क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। और लेप्टोटीन को देखें तो यहाँ पे क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो लेप्टोटीन होता है ये फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, सब फेज होती है फर्स्ट, इसलिए ये बिल्कुल अर्ली प्रोफेज होती है। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो थ्रेड लाइक होता है, बॉल ऑफ उल की तरह दिखाई पड़ता है, ओवरलैपिंग इंड्स होते हैं। यहाँ पे पता चल गया कि ये प्रोफेज फर्स्ट का सबसे पहला सब फेज है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है वो बिल्कुल थ्रेड लाइक दिखाई पड़ता है। तो अगर मैचिंग करेक्ट मैचिंग देखा जाए तो यहाँ पे ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, यानी करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। आइए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61, 161 की बात करेंगे। बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 की। लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे ज्वाइंट्स के बारे में बात कर रहा है बेटा। लिखा है फाइब्रस ज्वाइंट्स, है ना। तो जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है अगर आपको पता हो तो ये इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, है ना। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है इमूवेबल होता है और स्कल के जो ज्वाइंट्स होते हैं बेटा ऐसे ही होते हैं, तो ए का हो जाएगा थर्ड। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, है ना, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं और ये वर्टिब्री के बीच में पाए जाते हैं, इसका हो जाएगा फर्स्ट। हिंज ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दोनों के दोनों साइनोवियल ज्वाइंट्स के एग्जांपल होते हैं और ये हाईली मूवेबल होते हैं। हिंज ज्वाइंट्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, अगर आप देखें तो हिंज ज्वाइंट्स नी ज्वाइंट्स को कहते हैं, है ना। एल्बो ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट जो होते हैं वो हिंज ज्वाइंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में पेक्टोरल गर्डिल और ह्यूमरस, और जैसे फीमर और जो पेल्विक गर्डिल था उसके बीच के ज्वाइंट को कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा वो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल ऑफ के बीच में होगा, रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो करेक्ट मैचिंग की बात करेंगे तो ए के साथ थर्ड मैच कर रहा है, बी के साथ फर्स्ट मैच कर रहा है, सी के साथ फोर्थ मैच कर रहा है और डी के साथ बेटा सेकेंड मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर जो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 162 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयडल हार्मोन। बेटा आपको याद होगा स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं एक्चुअली में जो एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं और इसके अलावा जो गोनेट्स के हार्मोन होते हैं। गोनेट्स में टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन और एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ये स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, बाकी हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉयडल नेचर के नहीं होते। तो यहाँ पे देख लीजिए जो टेस्टोस्टेरॉन है वो गोनेट से निकलेगा, टेस्टिस से निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो ओवरी से निकलेगा। कॉर्टिसोल जो होगा एडिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा। ग्लूकेगॉन जो होता है बेटा अगर आपको याद होगा पेनक्रियाज से निकलता है और ये प्रोटीनेशियस नेचर का हार्मोन होता है। ये वाला हार्मोन जो है ग्लूकेगॉन ये स्टेरॉयडल नेचर का नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 163। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड द एनल सर्सी आर प्रेजेंट ऑन। तो जो 10वें नंबर का सेगमेंट होता है, 10वें नंबर का जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहाँ से निकलता है ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स, एनल सर्सी, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। इसके ऊपर रिसेप्टर्स जो होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 10th सेगमेंट होगा वहाँ से निकलता है। तो 163 नंबर का जो सवाल उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा बेटा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 164। लिखा है बेटा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन आर। लिखा कि FSH एक्ट्स अपॉन ओवरीज या ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लीडिंग सेल्स इन मेल। बेटा जो FSH होता है ये ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल पे तो एक्ट करता है, लेकिन ये FSH मेल के अंदर लीडिंग सेल पे एक्ट नहीं करता। लीडिंग सेल के ऊपर जो एक्ट करने वाला हार्मोन है उसका नाम LH होता है, जिसे हम लोग ICSH भी कहते हैं। ये बात सही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर रीजन की बात करें, लिखा है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रेट्स एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल सही लिखा है कि ओवेरियन फॉलिकल जब ग्रो करती है प्राइमरी से सेकेंडरी बनती है तो थीका इंटरना बनना शुरू हो जाता है
और फिर थीका इंटरना से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिसको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, वहाँ से एंड्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, और एंड्रोजन जो है वो ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन है जिसमें सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है ना। तो ये जो रीज़न हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। लिखा है बेटा मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। अब लिखा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आपको याद होगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आता है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम आता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। इसके अलावा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बेटा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर क्या आता है, यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम आता है, इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है 1100 ml प्लस 1200 ml, कुल 2300 ml। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाता है। वाइटल कैपेसिटी जो होती है बेटा, इसके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, कुल 4600 ml जो होता है वाइटल कैपेसिटी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी में ये आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम्स और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या आएगा बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम 3500 ml है ना। तो डी का हो जाएगा थर्ड, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो करेक्ट ऑप्शन अगर मैच कराएंगे तो ए का हो जाएगा सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा बेटा। आइए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 166। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन एज ए, बी एंड सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर एलॉन्ग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। बेटा ये जो ए मसल्स दिखाई पड़ी स्केलेटल मसल्स है, बी जो होती है वो विसरल मसल्स है, स्मूथ मसल्स दिखाई पड़ रही है, और सी जो है वो कार्डियक मसल्स दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे मैचिंग कराएंगे, ए स्केलेटल मसल्स है और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की जो मसल्स होती हैं ये स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल है। स्मूथ मसल्स बी दिखाई पड़ रही है और स्टमक के अंदर पाई जाती है ना, हमारे विसरल ऑर्गन में पाई जाती है। और सी जो है वो कार्डियक मसल्स है, यानी हार्ट के अंदर पाई जाती है मसल्स। तो इसका ए वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब दूसरे में देते हैं तो स्केलेटल मसल्स बाइसेप्स होती, बात तो बिल्कुल सही है। बी इनवॉलेंट्री होती है, इंटेस्टाइन में होती है, ये भी बात सही है। लेकिन हार्ट की मसल जो होती है वो स्मूथ नहीं होती है बल्कि स्ट्रिएटेड होती है, तो ये बात गलत हो जाती है। ऐसे यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में आएंगे तो ये इनवॉलेंट्री नहीं होती, स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री होती है, ये गलत हो गया। फोर्थ आंसर में आते हैं तो ए जो है स्मूथ मसल्स नहीं है बल्कि वो कैसी है, स्ट्रेटेड मसल्स है, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए बेटा बात करेंगे 167। लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में लाइपेज, न्यूक्लियसेस, प्रोटीएजेस और एमाइलेजेस, इसके बारे में बात कर रहा है। आप जानते हैं लाइपेजेस जो होता है बेटा, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं लाइपेज है ना, एस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड वाले जो बॉन्ड है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाए जाएंगे यहाँ पे है ना। तो बी का फोर्थ हो जाएगा, इससे ही आप मैच करा सकते हैं। सी देखिए प्रोटीएजेस, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा है ना, फर्स्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो एमाइलेजेस है इसका बेटा हो जाएगा कौन सा, थर्ड है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है ना। तो आंसर जो हो जाएगा ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड हो जाएगा। तो 167 का आंसर सेकेंड। बेटा अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 168 की। देखिएगा द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द। जो फ्लिपर और होते हैं पेंगुइन्स के बर्ड्स में, और जो मैमल्स होते हैं जैसे हम डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो फ्लिपर्स होते हैं बेटा वो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं, जिनकी ओरिजिन डिफरेंट होती है, जिनका फंक्शन क्या होता है बिल्कुल सेम होता है, इसलिए उनका अपीयरेंस एक जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 168 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला 169, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। देख लीजिएगा, गैप 2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, गैप 1 फेज। तो बेटा अगर इसको हम अरेंज करें तो सबसे पहले गैप 1 होता है G1 फेज, फिर S फेज होता है सिंथेटिक फेज, फिर G2 फेज, फिर कैरियोकाइनेसिस, सबसे लास्ट में साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हो जाएगा E, देन हो जाएगा सिंथेटिक फेज, देन हो जाएगा G2 फेज, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, फिर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो E, C, इसके बाद A हो जाएगा, फिर D और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, B हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 170,
लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी विनवर्क इक्विलिब्रियम। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट करता है, जेनेटिक जीन माइग्रेशन करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है ना, लेकिन बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट जीन पूल है वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है ना। तो सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट जीन पूल। तो 170 नंबर के सवाल का आंसर हो जाएगा, सही आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 171। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 लिखा कि द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही बात लिखी है, स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। सेकंड लिखा है कि द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। ये बात गलत है बेटा, है ना। आप जानते हैं कि जो हाइमेन होता है वो किसी भी कारण से रप्चर कर सकता है, जोल्ट के कारण या फिर किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के कारण, साइकिलिंग के कारण भी क्या हो सकता है, रप्चर कर सकता है। तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है ये सही नहीं है, स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 172 मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। यहाँ पे लिखा है बेटा लिस्ट फर्स्ट में टाइफाइड, लिस्टमैनियासिस, रिंगवॉर्म और फाइलेरियासिस। सबको पता है कि जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। बी देखो लिस्टमैनियासिस है ना, प्रोटोजोवन काज करते हैं, प्रोटोजोवन काज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिंगवर्म जो होता है वो फंगस काज करता है और फाइलेरियासिस जो होता है बेटा स्कैरिस या निमेटोड काज करते हैं, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बेटा ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 173 की। या गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू रिसेंट। होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो इरेक्टस। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले होमो हैबिलिस आएगा, उसके बाद होमो इरेक्टस आएगा, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस आएगा, फिर होमो सैपियंस सबसे लास्ट में आएंगे, होमो सैपियंस सैपियंस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले ए, देन डी, देन सी एंड देन बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए डी सी एंड बी। तो 173 का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए बात करेंगे 174। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, आप जानते हैं, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है और स्थमस होता है। यहाँ पे जो यूटेराइन फंडस होता है बेटा वो एक्चुअली में यूटरस का पार्ट होता है ना, ये यूटरस का पार्ट होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 175 की बात करेंगे। 175 बेटा यहाँ पे 175 अगर देखें, चल रहा है ना 175। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिखा है कि एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट्स। तो एनालिट्स जो होते हैं बेटा वो सिलोमेट्स के मेंबर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना, ये ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। पोरीफेरेंस आर सूडो सिलोमेट्स, गलत बात है। पोरीफेरेंस जो होते हैं वो ए सिलोमेट्स होते हैं। एसके हेलमिंथेज ए सिलोमेट्स हैं, एक्चुअली में एसके हेलमिंथेज सूडो सिलोमेट्स होते हैं। प्लेटी हेलमिंथेज जो होते हैं वो ए सिलोमेट्स के मेंबर है ना। तो इस तरह से पहला जो ऑप्शन है वो केवल करेक्ट है, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे केवल आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लिखा है बेटा मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे एक्सोनीम की बात किया है, कार्टव्हील पैटर्न की बात किया है, क्रिस्टा और सैटेलाइट। अगर आप चेक करेंगे बेटा तो जो एक्सोनीम होता है वो किसके अंदर होता है, सीलिया और फ्लैजेलम पाया जाता है। कार्टव्हील पैटर्न दूसरी बार सवाल पूछ रहा है, सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है कार्टव्हील पैटर्न पे होता है। क्रिस्टा ये कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है ना। और सैटेलाइट जो होता है वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। तो करेक्ट मैचिंग अगर देखेंगे तो ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा बेटा। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 177। लिखा कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड, यहाँ पे टेरोफिलम की बात की है और टेरोफिलम को हम लोग बोलते हैं बेटा एंजल फिश, अगर आपको याद आ रहा हो। मिक्साइन को बोलते हैं हैग फिश, है ना। प्रिस्टिस की अगर बात करें तो इसको हम लोग सॉफिश कहते हैं और इक्सोइटस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्लाइंग फिश कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आंसर चेक करेंगे तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का फोर्थ हो जाएगा। अब आइए बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करेंगे। लिखा कि मैच
लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, पॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला और सेरिबेलम। तो अगर हम पॉन्स की बात करें तो पॉन्स क्या करता है, आपकी किताब में लिखा है बेटा, ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को जोड़ता है, कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस, यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ से दो हार्मोन अगर आपको याद आ रहा है निकलता है ना, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है ना, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। तो हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का एग्जांपल हो जाएगा। मेडुला की बात करें तो ये मेडुला हमारी जो वाइटल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है, जैसे रिस्पायरेशन रेट कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और सेरिब्रम जो होता है, सेरिबेलम, ये हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है बेटा, पॉस्चर को, ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है। इस तरह से अगर मैचिंग को देखा जाए तो ए जो होगा उसका थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकेंड हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 178 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बेटा आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 179, लिखा था जीन एक्स। यहाँ पे देखिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे PBR 322 है ना, ये इसका फिगर बनाया गया है। यहाँ पे X और Y लिखा गया। अगर आपको याद आ रहा हो, Y की जगह पे रोप जीन होता है और X की जगह पे ORI होता है। तो फंक्शन पूछ रहा है कि ORI का फंक्शन क्या होता है और रोप जीन का फंक्शन क्या होता है। देख लीजिए, द जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA एंड Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। बिल्कुल सही बात लिखी है बेटा, क्योंकि जो ORI होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अगर आपको याद आ रहा हो है ना, तो ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। और हमने आपको सिखाया था कि अगर कभी किसी एलियन DNA की हाई कॉपी नंबर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उस ORI के साथ जोड़ते हैं जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे X है वो कॉपी नंबर को सपोर्ट करेगा, और जो ये रोप जीन होता है ये उस क्या करता है, ये उस प्रोटीन को कंट्रोल करता है जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व होती है। तो पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 179 का। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 180। बेटा जब क्वेश्चन नंबर 180 की बात करेंगे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा ये गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली में जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो वाटर के लिए परमेबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमेबल होता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये बात गलत है। अब आगे आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय सिंपल कॉलुमिनर ब्लस। कॉलुमिनर नहीं होता बेटा, क्यूबॉइडल होता है ना, क्यूबॉइडल होता है, कॉलुमिनर नहीं होता। तो ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 की बात करेंगे, देख लीजिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। लिखा कि असर्शन में ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड्स ऑफ इन्फेंट्स ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इनिशियल डेज में मिल्क प्रोड्यूस होता है बेटा, उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कह रहे थे, उसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी IgA, और वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है। लिखा है कि कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और ये क्या कर रहा है बेटा, है ना, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है एसर्शन को। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 182। जो 182 नंबर का सवाल है इसको देखिएगा, लिखा है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो जो हमारा हार्ट होता है बेटा, वहाँ पे इसमें इन्होंने सीक्वेंस की बात करी, किस सीक्वेंस में इम्पल्स पास होती है। यहाँ पे AV बंडल लिखा है, पुरकिंजे फाइबर लिखा है, AV नोड लिखा है, इसके बाद बंडल ब्रांचेज लिखा है और SA नोड लिखा है। तो सबसे पहले जो इम्पल्स जनरेट होती है वो कहाँ होती है, वो SA नोड में होती है ना। SA नोड से वो AV नोड में आती है, AV नोड से वो AV बंडल में जाती है, और AV बंडल से वो कहाँ पहुँचती है, वो बंडल ऑफ जो क्या होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर यहाँ पहुँचती है, और सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचती है बेटा, पुरकिंजे फाइबर पहुँचती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हो जाएगा E, देन C, इसके बाद देन A, देन D एंड लास्ट में B हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो फोर्थ हो जाएगा, ECADB। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर
183। बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं 183 में विच ऑफ द फॉलोइंग which of the correct products of DNA dependent RNA polymerases to the given template। यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है 3 to 5 कोई टेम्पलेट दिया है, DNA दिया हुआ है, उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस लिखे हुए हैं। अब ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर RNA पॉलीमरेज नाम का एंजाइम एक्ट करेगा तो जो mRNA बनेगा उस mRNA के ऊपर नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस क्या होगा। तो आप समझते हैं कि ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो थाइमीन, यहाँ पे थाइमीन की जगह पे बेटा आ जाएगा एडेनिन, ए की जगह पे आ जाएगा यूरेसिल, सी की जगह पे आ जाएगा ग्वाइनिन, ए की जगह पे फिर से यूरेसिल, टी की जगह पे आ जाएगा ए, ऐसे जी की जगह पे सी आ जाएगा, सी की जगह पे जी आ जाएगा, ए की जगह पे यू आ जाएगा, टी ए की जगह पे ए यू आ जाएगा, टी सी की जगह पे ए जी आ जाएगा, सी ए की जगह पे जी यू आ जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, है ना, यहाँ पे टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी की जगह पे जी आ जाएगा और ए की जगह पे यू आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 4th हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल फॉलो होगा, बस अंतर ये होगा कि डीएनए के अंदर जहाँ पे एडेनिन की जगह पे थाइमीन होता है ना, लेकिन जब mRNA बनेगा तो एडेनिन के साथ की जगह पे थाइमीन ना आके यूरेसिल आता है। आगे देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड। 184 नंबर का सवाल है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका यूज हम लोग करते हैं एम्फाइसीमा में। बेटा क्राई 1AB, है ना, अगर आपको याद आएगा तो इसमें पता चलता है कि ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है ना। क्राई 1AC जो होता है कॉटन वॉलवर्म को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डिफिशियंसी के लिए दिया गया था। स्किड नाम की बीमारी हो गई थी, है ना, जैसे 4 साल की कोई लड़की को, है ना, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जीन थेरेपी किया था, ADA डिफिशियंसी। तो इस तरह से जब मैचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे मैचिंग में A का 3rd हो जाएगा, B का 4th हो जाएगा, C का 1st हो जाएगा और D का 2nd हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 185, द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस स्टैंड फॉर्म्स। देखो TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं बेटा इसको, है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं। तो TI प्लाज्मिड का पूरा नाम यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हो जाएगा, सही आंसर 2nd हो जाएगा। अब आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 186। 186 आइए बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 186, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में देखो लिखा है P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव और TP गैप। बेटा अगर आप याद करिए स्टैंडर्ड जो ECG था उसमें जो P वेव होता है ना, ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। T वेव जो होता है बेटा ये क्या करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और TP गैप जो होगा वो हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट होंगी। ये आप मैच करा सकते हैं। तो जो सही आंसर होगा, सही मैच होगा वो A का 3rd, B का 2nd, C का 4th और D का 1st हो जाएगा। तो यहाँ पे 186 का करेक्ट आंसर 1st हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 187। लिखा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, है ना, states that two closely related species competing for different resources cannot exist independently। different resources नहीं होता बेटा, same resources। गॉस साहब ने यही कहा था कि किसी भी एरिया में 2 स्पीसीज जो इंटरेक्ट करने वाली हैं उसमें एक सुपीरियर हो एक इन्फीरियर हो, जो सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रही हो, तो जो इन्फीरियर स्पीसीज होती है अल्टीमेटली उस एरिया से क्या होती है, इलिमिनेट हो जाती है। तो ये डिफरेंट रिसोर्स के लिए नहीं बल्कि सेम रिसोर्स होना चाहिए था, यहाँ पे डिफरेंट लिखा है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इंफीरियर विल बी इलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू फॉर रिसोर्स आर लिमिटिंग। बिल्कुल सही बात लिखा है बेटा, है ना, कि गॉस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो दोनों स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही होती हैं, इन्फीरियर स्पीसीज तभी इलिमिनेट होती है जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd, स्टेटमेंट 1st इज फॉल्स
बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 188, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकेंड में लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये बात भी सही है। तो दोनों ही बातें सही हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 189। बेटा देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो जो जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं इसमें जो मेल्पिगियन बॉडी होती है जिसे रीनल कॉर्पस कहते हैं, ये कॉर्टेक्स के अंदर होती है पर कॉर्टेक्स में मेडुला की तरफ होती है। इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, वासा रेक्टा वेल डेवलप होती है, और ये जो लूप ऑफ हेनले होता है मेडुला के अंदर एम्बेडेड रहता है। यहाँ देखिए रीनल कॉर्पस ऑफ जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला। आएगा लूप ऑफ हेनले ऑफ जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू द मेडुला। लूप ऑफ हेनले ऑफ जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू द मेडुला, ये बात बिल्कुल सही है। जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स आउटर लिखा है आउट नंबर्स द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, बात गलत हो जाती है। जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टनी, तो बेटा इसका सही आंसर सेकंड होता है। लूप ऑफ हेनले जो होता है वो बड़ा होता है और मेडुला के अंदर गहराई तक धंसा रहता है ना, वासा रेक्टा पाई जाती है। तो 189 सवाल जो होता है उसका सही आंसर सेकंड है। लिखा कि मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड या लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। अब लिखा है यहाँ पे एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, तो ग्वाइटर एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर जो होता है बेटा, अगर आपको याद आ रहा हो थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला, उसका जब एक्सेस में सिक्रेशन होता है हाइपर सिक्रेशन, तो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है ना। और इसमें आई बॉल जो होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, प्रोट्रूड हो जाती है। इसका मतलब एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर जो होता है इसका करेक्ट जो मैचिंग हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। एक्रोमिगैली है ना, एक्रोमिगैली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है बेटा है ना, अगर उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए एडल्ट के अंदर तो जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसे बोलते हैं एक्रोमिगैली। कुशन सिंड्रोम है ना, जो कुशन सिंड्रोम होता है आपको याद आएगा कि इसमें क्या होता है ना, कॉर्टिसोल जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है अगर उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो कुशन सिंड्रोम हो जाता है, कुशन सिंड्रोम। और हम बताता आपसे यहाँ पे क्रिटिनिज्म की बात करें तो क्रिटिनिज्म में क्या होता है बेटा है ना, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स है ना, क्रिटिनिज्म। अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाए, थायरॉक्सिन का लेवल घट जाए तो बच्चों में होने वाली बीमारी है क्रिटिनिज्म। तो ऐसे में हमने करेक्ट मैचिंग देख लिया, ए का हो जाएगा थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी सेकेंड, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 191। इसमें भी मैचिंग का सवाल दिया हुआ है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड। देखिएगा यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जानते हैं आप लोग है ना, यहाँ पे जो गॉबलेट सेल्स होती हैं ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स की तरह काम करती हैं। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम है ना, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कंपाउंड एपिथेलियम, जहाँ पे भी मॉइस्ट कंडीशन होती है, जहाँ पे भी फ्रिक्शन के चांस होते हैं वहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम भगवान ने बनाया है। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड जो होती है बेटा वो मल्टी सेलुलर, सेलेवरी ग्लैंड जो होती है मल्टी सेलुलर होती है। इंडोक्राइन या इंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे तो पेनक्रियाज हो जाएगा है ना। तो कुल मिलाकर के आंसर की बात करें तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। अब आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 192। यहाँ फिर से मैचिंग वाला सवाल है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, लिस्ट वन लिस्ट टू। आरएनए पॉलीमरेज है ना, अब जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें, थर्ड याद होगा टीआरएनए बनाता है ना, तो ये ए की मैचिंग फोर्थ से हो जाएगी बेटा। इसके बाद टर्मिनेशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो स्टॉप फैक्टर रो फैक्टर होता है, रोकने वाला फैक्टर, और स्टार्ट फैक्टर जो होता है वो सिग्मा फैक्टर होता है, तो टर्मिनेशन करने वाला काम रो फैक्टर करता है, तो बी का मैचिंग थर्ड से हो जाएगा है ना। इसके बाद देख लीजिएगा स्प्लाइसिंग ऑफ एग्जाम है ना, ये फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है,
टाटा बॉक्स जो होता है बेटा प्रोमोटर साइड पे पाया जाता है, तो ये भी बात आपने समझ लिया है ना। तो जो करेक्ट मैचिंग हो जाएगी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड हो जाएगा। अब आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 193। यहाँ पे देखिएगा लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विथ रेस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। यहाँ पे GnRH लिखा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लिखा हुआ है, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है। और जब ये निकलेगा बेटा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से LH और FSH निकलवाएगा, एक की जगह FSH हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, है ना। और जो LH होता है वो लेडिंग सेल को क्या करता है बेटा, लेडिंग सेल्स जो होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, वहाँ से एंड्रोजन निकलता है और एंड्रोजन जो होता है वो स्पर्मेटिड्स यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स कराएगा। अब यहाँ पे FSH जो होता है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, FSH जो होता है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, है ना। और वहाँ से कुछ फैक्टर निकलेंगे जो स्पर्मियोजेनेसिस काज करवाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट कराएंगे, तो इसको लोग स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे। तो जहाँ पे A था वहाँ पे FSH आ जाएगा, B की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, लेडिंग सेल आ जाएगा, C की जगह पे सर्टोली सेल आ जाएगा और स्पर्मियोजेनेसिस आ जाएगा D की जगह पे। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो 193 का करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। आइए बात करेंगे 194। क्वेश्चन नंबर 194 में लिख रहा है रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स। लिखा कि सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड्स विथ अनदर सबस्ट्रेट, इसके बाद रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट्स। देखो सबसे पहले एंजाइम्स होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट होते हैं उसके ऊपर आकर के सबस्ट्रेट जुड़ता है। सबसे पहले तो ई हो जाएगा, सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा, उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद बेटा केमिकल बॉन्ड्स जो बने होंगे वो ब्रेक करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड्स आप सबस्ट्रेट ब्रोकन करेंगे, है ना, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज होगा, और प्रोडक्ट जब रिलीज हो जाएगा तो जो एंजाइम होगा वो फिर से फ्री हो जाएगा किसी और सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए। तो सबसे लास्ट में ये ऑप्शन आ जाएगा बी। तो सबसे पहले ई होगा, देन ए होगा, देन डी होगा, देन सी एंड देन बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, EADCB। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 195। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कार्डेट्स। कह रहे नॉन कार्डेट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ना। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कार्डेट्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। यह कि फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स। फॉलोइंग्स आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कार्डेट्स, है ना। तो फेरिंग्स इज परफॉर्म्ड बाई गिल स्लिट्स, नोटोकार्ड इज अब्सेंट, नोटोकार्ड यहाँ पे अब्सेंट होती है, बात बिल्कुल सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, है ना, यहाँ पे ये नहीं होता, वेंट्रल होता है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, ये बात बिल्कुल सही है। पोस्ट एनल टेल जो होती है वो अब्सेंट होती है। बेटा देख लीजिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सी बात सही है नॉन कार्डेट के लिए, तो इसमें बी वाली बात सही है, कार्ड नोटोकार्ड अब्सेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल नहीं होता, वेंट्रल होता है, ये बात गलत हो जाती है। डी वाली बात सही है और इसके अलावा यहाँ पे ई वाली बात सही है। तो बी, डी एंड ई सेकेंड आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा नॉन कार्डेट के अकॉर्डिंग। आइए, नहीं गिल स्लिट्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, है ना, तो ये गलत हो जाता है आंसर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196, है ना बेटा। बात करें क्वेश्चन नंबर 196, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का अगला सवाल है ये, है ना। देखिए लिखा है द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप पाई जाता है ना। तो ए जो होगा फोर्थ के साथ मैच कर रहा है। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स ऑफ जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, आप जानते हैं इसको हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका कहते हैं, तो बी सेकंड के साथ मैच कर रहा है। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स ऑफ एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, इसे बेटा हम लोग मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सी थर्ड के साथ जो है वो मैच कर रहा है। द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये गिजर्ड होता है बेटा, है ना। तो गिजर्ड इसके साथ फोर्थ जो है फर्स्ट के साथ
मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा वो फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 197। देखा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। लिखा कि द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कार्पस कैलोसम। बिल्कुल सही लिखा है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो इंटरनली कनेक्ट रहता है कार्पस कैलोसम से, बात सही है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, सेरिब्रम, ये बात गलत है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन मिलकर के क्या बनाता है ना, ब्रेन स्टेम बनाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट जो होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा और सेकंड क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। देख लीजिएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 198। लिखा कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। अब देख लीजिए इसको, है ना, अगर हम इसको करें क्वेश्चन नंबर आइए बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 198, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड देखिएगा, अगर हम मीसोजोइक ईरा की बात करें तो जो मीसोजोइक ईरा होता है बेटा, ये इसमें मैमल्स की उत्पत्ति हुई है। एज ऑफ मैमल्स भी कह देते हैं इसको, मीसोजोइक ईरा को। इसके अलावा प्रोटीरोजोइक ईरा जो होता है, इसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो बने थे। सीनोजोइक ईरा की बात करें तो यहां पे सीनोजोइक ईरा, कुछ गड़बड़ हुआ है यहां पे देखिएगा, है ना। एक्चुअली मीसोजोइक ईरा जो है ना वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स का एज कहलाता है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स ए के साथ ये मैच कर रहा है। और प्रोटीरोजोइक ईरा जो होता है ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के लिए है ना, ये बी के साथ मैच करेगा। और सीनोजोइक ईरा जो होता है बेटा ये मैमल्स के लिए, सीनोजोइक ईरा है ना, ये आज का है मैमल्स के लिए। और पैलियोजोइक ईरा जो होता है ना, इसमें फिश और एम्फीबिया की उत्पत्ति हुई है और ये अपने पीक पे रहे हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ए जो होगा वो थर्ड के साथ मैच करेगा, ये दोनों ही मैच हो सकते हैं। जो बी है प्रोटीरोजोइक ईरा, इसके साथ आएगा फर्स्ट, ये वाला यहाँ भी फर्स्ट और यहाँ भी फर्स्ट है। इसके बाद सी की बात करते हैं, सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा के लिए मैमल्स आते हैं, तो ये फोर्थ हो जाएगा, ये सेकंड। तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा बेटा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 199। लिखा है एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव, मदर इज ए पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव। देयर रेस्पेक्टिव जीनोटाइप्स कैन बी। देखो बेटा, अगर बच्चे का ब्लड ओ पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से इसका जो जीनोटाइप होगा वो आई नॉट होगा। अब अगर पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से इनका आई बी और आई नॉट होगा, क्योंकि एक आई नॉट यहाँ आएगा। और मदर जो होगी उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से उसका आई ए और आई नॉट होगा, क्योंकि बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला है। तो यहाँ से भी एक आई ओ आएगा और यहाँ से भी आई ओ आएगा, मतलब ये भी हेटेरोजाइगस होंगे, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। कुल मिला करके फादर का ब्लड ग्रुप जो होगा वो उसका जीनोटाइप ये होगा आई बी आई नॉट, मदर का होगा आई ए आई नॉट और बच्चे का होगा आई नॉट। देख लीजिए, तो यहाँ पे आई बी आई नॉट, आई ए आई नॉट और आई नॉट। कुल मिलाकर के इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो 199 नंबर का सवाल, उसका आंसर बेटा फर्स्ट होगा। देख लीजिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा बेटा, क्योंकि बी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे होमोजाइगस नहीं हो सकता, यहाँ पे ये होमोजाइगस नहीं हो सकते। यहाँ पे ये जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप अगर आई नॉट है या ओ ब्लड ग्रुप है, तो दोनों ही जीनोटाइप कैसे होना चाहिए, दोनों के दोनों एलील्स आई नॉट होने चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केवल यही आंसर है जो कि सही है, फोर्थ आंसर। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट सवाल है बेटा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा कि बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात, बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स वेयर, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में थाइमस और बोन मैरो आता है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकेंड की बात कर रहे हैं, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड्स माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स।
तो बेटा जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, पर उसका मैचुरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही आती है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। तो बेटा ये बायोलॉजी के सारे सवाल जो इस साल 2024 में आपको पूछा गया था नीट में, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। थैंक यू बच्चों।